तो आज बात करते हैं भारत के नए चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति सूर्यकांत के बारे में। जी। हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर देश की सबसे बड़ी अदालत के शीर्ष पर पहुंचना, ये कहानी अपने आप में काफी दिलचस्प है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनकी यात्रा और उन चुनौतियों पर रोशनी डालते हैं जो उन्हें विरासत में मिली हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ 14-15 महीने के छोटे कार्यकाल में क्या कोई चीफ जस्टिस वाकई में कोई बड़ा बदलाव ला सकता है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और उनकी पृष्ठभूमि को सिर्फ एक बायोग्राफिकल डिटेल की तरह देखना गलत होगा। अच्छा। स्रोतों से पता चलता है कि हरियाणा के कृषि प्रधान इलाके से आने की वजह से जमीन और संपत्ति के मामलों पर उनकी एक गहरी पकड़ रही है। और भारत की अदालतों में ज्यादातर मामले तो इन्हीं मुद्दों से जुड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि वो जमीनी स्तर की अपनी समझ को पूरी न्यायपालिका के लिए किसी बड़े सुधार में बदल पाएंगे? यही कहने वाली बात होगी। उनके पिछले फैसलों में खासकर पर्यावरण और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में एक संतुलन बनाने की कोशिश दिखती है। वो सिर्फ कानून की बारीकियों में नहीं उलझते बल्कि उसके सामाजिक असर को भी ध्यान में रखते हैं। अच्छा। और यही सोच अब राष्ट्रीय स्तर पर उनकी दिशा तय कर सकती है। और अब उन्हें वो शक्ति भी मिलेगी जिससे वो अपनी सोच को अमल में ला सकते हैं। मेरा मतलब मास्टर ऑफ द रोस्टर की शक्ति से है, यानी ये तय करना कि कौन सा केस कौन सी बेंच सुनेगी। हाँ। ये शक्ति पिछले कुछ सालों में काफी विवादों में भी रही है। हाँ, और इसी शक्ति का इस्तेमाल बहुत कुछ तय करेगा। उन्होंने संकेत दिया है कि वो संविधान पीठों को प्राथमिकता देंगे। अच्छा, ये एक बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये वो बेंच होती हैं जो देश की दिशा तय करने वाले सबसे बड़े कानूनी सवालों का फैसला करती हैं। जैसे नागरिकता कानून या चुनावी बॉन्ड जैसे मामले जो सालों से अटके पड़े हैं। तो इस पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है कि हम कुछ बड़े लंबे समय से रुके हुए फैसलों की उम्मीद कर सकते हैं। एक और बड़ी जिम्मेदारी जो उन्हें विरासत में मिली है वो है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता। हाँ। खासकर ऐसे समय में जब नियुक्तियों को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच तनाव बना हुआ है। देखिए, ये उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती होगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जजों की नियुक्ति का मामला नहीं है। ये एक तरह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने की एक बड़ी लड़ाई है। मतलब उन्हें बीच का रास्ता निकालना होगा। उन्हें एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे नियुक्तियां भी हों और संस्था की गरिमा भी बनी रहे। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। अब उस चुनौती पर आते हैं जिसका जिक्र हर नए चीफ जस्टिस के आने पर होता है। लंबित मामले। हर कोई कहता है कि वो इसे कम करेंगे। हमारे स्रोत क्या बताते हैं कि न्यायमूर्ति कांत का नजरिया इसमें क्या अलग हो सकता है? ये बात सही है कि ये वादा लगभग हर सीजेआई करता है। हाँ। लेकिन यहाँ कार्यकाल की कमी अब एक अलग तरह का दबाव बनाती है। एक स्रोत में देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित होने का जिक्र है। ये संख्या तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से ज्यादा है। बाप रे, इतने कम समय में वो सारे मामले तो नहीं निपटा सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर असल विकल्प क्या है? विकल्प है कि वो किस तरह के सुधार पर ध्यान देते हैं। देखिए, एक होते हैं हार्डवेयर सुधार, जैसे ज्यादा जजों की नियुक्ति जिसमें समय लगता है। हाँ, और वो उनके हाथ में पूरी तरह है भी नहीं। सही कहा। और दूसरे होते हैं सॉफ्टवेयर सुधार, जैसे केस लिस्टिंग के तरीके बदलना या केस मैनेजमेंट को बेहतर बनाना। अच्छा। शायद 14 महीने के कार्यकाल में सॉफ्टवेयर सुधार ज्यादा असरदार और वास्तविक साबित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर न्यायमूर्ति कांत की सफलता सिर्फ उनके कानूनी ज्ञान पर नहीं बल्कि इस बात पर निर्भर करेगी कि वो इस छोटे से वक्त में संस्थागत चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। बिल्कुल। वो संविधान के संरक्षक तो हैं ही, लेकिन इस वक्त उनकी भूमिका एक कुशल प्रबंधक और सुधारक की भी है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। बताइए। जब कार्यकाल इतना छोटा हो तो क्या एक मुख्य न्यायाधीश को अपनी विरासत उन बड़े ऐतिहासिक फैसलों में बनानी चाहिए जो शायद लंबे समय तक याद रखे जाएं, या फिर उन छोटे छोटे संस्थागत सुधारों में जो न्याय व्यवस्था को आम आदमी के लिए थोड़ा और बेहतर बना दे? ये एक मुश्किल चुनाव है।